जय हिंद। आज मैं कॉस्टिंग के जो सीरीज चल रहा है उसमें से दूसरा क्लास को लेकर के आया हूँ, जिसमें कॉस्ट के एलिमेंट, कॉन्सेप्ट और क्लासिफिकेशन को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने 10 क्लास की इस सीरीज में आपको कॉस्ट के सारे ओवरव्यू देने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कॉस्टिंग से ऐसा नहीं कि कॉस्टिंग से अनभिज्ञ रहें, और ऐसा मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ये बेसिक आपको किसी तरह के एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं अजय कुमार गुप्ता, आज मैं आपको कॉस्टिंग के दूसरे क्लास को, जिसमें कॉस्ट के एलिमेंट, कॉन्सेप्ट और क्लासिफिकेशन है, उसको मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, कॉस्ट का जो एलिमेंट, कॉन्सेप्ट और क्लासिफिकेशन है, ये आपका अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि ICMA ने मतलब ड्राफ्ट किया है, उसका फर्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा गया है कि कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट है, उनके क्या क्लासिफिकेशन है, वो आपको CAS1 में दर्शाया गया है। एलिमेंट जो हमारा कॉस्ट का है वो 3 है। मेन हमारा एलिमेंट जो है वो पूरी कॉस्ट के बुक में मात्र 3 ही एलिमेंट हैं, जिन्हें पूरे बुक्स को कवर किया है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर कवर किया तो यही 3 एलिमेंट हैं। आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चले जाएं, किसी भी सर्विस सेक्टर में चले जाएं, आपको यही 3 एलिमेंट मिलेंगे जो कि आपको पूरा कॉस्ट को डिसाइड करते हैं कि क्या कॉस्टिंग आनी चाहिए इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर में, या फिर इस सर्विस को रेंडर करने में मेरे क्या कॉस्टिंग आएंगे, वो इन्हीं 3 एलिमेंट के आधार पर होता है। तो 3 एलिमेंट जो हमारे हैं कॉस्टिंग के, वो एक है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा है लेबर कॉस्ट, तीसरा है एक्सपेंस कॉस्ट। एक्सपेंस कॉस्ट को जनरली कभी कभी ओवरहेड कॉस्ट भी बोला जाता है। मतलब ये इंटरचेंज यूज होता है, लेकिन इसका एक अगर हम बेसिकली समझा जाए तो ओवरहेड जो होता है वो हमारा इनडायरेक्ट, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो उसे ओवरहेड का नाम दिया जाता है। तो इसे 2 तरह से यूज होता है, जैसा जिस जगह पे होगा वहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि ओवरहेड को किस पर्पस में यूज किया जा रहा है, तो उस पर्पस को थोड़ा सा देखते हुए आप ओवरहेड यहाँ पे भी यूज कर लेता है। लेकिन जनरली इसका मेन मतलब एक तरह से आइडेंटिफिकेशन है कि अगर तीनों का अगर मतलब इनडायरेक्ट को अगर जोड़ दिया तो ओवरहेड कॉस्ट निकल के आता है। मटेरियल जिस तरह है तो मटेरियल का 2 फर्दर उसको डिवाइड किया गया है, एक डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा है इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर को भी दूसरी तरह से, लेबर कॉस्ट को दूसरा तरह से मतलब 2 भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इसको लेबर कॉस्ट भी बोलते हैं या फिर वेजेस कॉस्ट भी बोलते हैं। तो वेजेस कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर हो गया या इनडायरेक्ट वेजेस हो गया। उसी तरह एक्सपेंस को भी 2 भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ है जैसे कि फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस कॉस्ट, फिर हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये सभी जो एक्सपेंस आते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। डायरेक्ट में आपका कौन सा है, जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी का प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, जैसे कि लेबर को उनको वेजेस देना है तो वो आपको इसमें आएगा। लेकिन फैक्ट्री में अगर किसी तरह का इलेक्ट्रिसिटी चलाया जा रहा है, मशीन चलाया जा रहा है, तो वो सारा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। डायरेक्ट लेबर में कौन सा आएगा, अगर व्यक्ति मान लीजिए फैक्ट्री में किसी भी वस्तु को, मान लीजिए इसको बनाने में डायरेक्टली लेबर इन्वॉल्व है तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। डायरेक्ट लेबर में डालेंगे। इनडायरेक्ट लेबर में क्या डालेंगे, अगर इसको बनाने के लिए ऑफिस मेंटेन किया जा रहा है और ऑफिस मेंटेन से वहां से कोई सुपरवाइजर रहते, मतलब वहां से कोई ऑफिस अटेंडेंट रहते हैं या गार्ड रहते हैं, तो उन लोगों का जो लेबर कॉस्ट आएगा, उन लोगों का जो मतलब कर्मचारी का जो कॉस्ट आएगा, मतलब एम्प्लॉय का कॉस्ट, वो आपका इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट पैकेजिंग के बाद मान लीजिए कि इसको हम वहां से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं तो वो भी इनडायरेक्ट में आएगा। पैकेजिंग आपका डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। उसके बाद मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल अगर इसमें जितनी सारी लगी हुई हैं, जो ये इस प्रोडक्ट को बनाने में लग रहे हैं, उसे हम मान लीजिए कि मार्कर में ये इंक लगा, फाइबर लगा, वो सभी जितने चीज लग रहे हैं उसे डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल उसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए इसको पैकेट करके डालते हैं, किसी डब्बे में इसको पैकेट में डाला जाता है, तो इसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल। मान लीजिए कि ये एक आईपॉड का कवर है, इस आईपॉड के कवर में देखिए ये इसको उसमें डाल करके इसको भेजा जाता है, तो ये जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। हम इसको यूज नहीं करते, लेकिन इसको सेफ मोड के लिए हम लोग इस पे डाल के भेजा जाता है, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट जो है उसे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में जाएगा। उसी तरह आपका ये एक माइक का
वैली है उसमें अगर इसमें मैक को भेजा जाता है तो इसका कोई डायरेक्ट यूज नहीं है, लेकिन उसको सेफ रखने के लिए ये बनाया जाता है। तो आपको इसको इनडायरेक्ट मटेरियल में रखना होगा। ये इनडायरेक्ट मटेरियल का आइटम हो गया। अब हम लोग मटेरियल किसको बोलेंगे, लेबर किसको बोलेंगे, एक्सपेंस किसको बोलेंगे। किसी उत्पाद के उत्पादन में अगर कोई वस्तु है, उसके कोई वस्तु को उत्पादन करने में या सेवा को देने में जो भी मटेरियल का आवश्यकता होती है उसे हम मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। जो भी वस्तु लगे, मान लीजिए कि मैं मार्करी बना रहा हूँ, तो इसमें जितने भी मटेरियल लगेंगे, चाहे ब्लू वाला फाइबर हो, व्हाइट वाला हो, या फिर रेड कलर हो, या प्रिंटिंग का हो, ये सारे जो भी हैं ये क्या होगा, ये आपका डायरेक्ट मटेरियल के नाम से जाना जाएगा। और ये दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसा कि मैंने ऊपर बता रखा है। उसी तरह आपका लेबर का है, इसमें अगर किसी तरह का लेबर चार्ज लगता है, इस बोर्ड को बनाने में किसी तरह का लेबर चार्ज लगता है, तो उसे हम लेबर, कर्मचारी का सेवा के बदले दिया जाने वाला जो हमारा भुगतान होता है या किया जाने वाला जो भुगतान होता है उसे हम लेबर कॉस्ट या फिर वेजेस कॉस्ट के नाम से जानते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सपेंस मतलब अगर ये दोनों के अलावे किसी तरह का खर्च होता है। मान लीजिए मटेरियल मैंने लगा लिया, लेबर लगा लिया, अब इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिसिटी का अलावे हमारा उसमें साफ सफाई रखने की आवश्यकता है, उसमें हमें रिपेयरिंग की आवश्यकता है, तो वो सारा कहाँ जाएगा, वो सारा आपका एक्सपेंस में आएगा। वो भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वहाँ आपको नेचर वाइज डिवाइड करना होता है वो किस नेचर का है, वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। आप उसको डीपली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सीधा सीधी यही समझिए कि अगर इस मार्कर को बनाने में जितने भी वस्तु या जितने भी श्रमिक या जितने भी एक्सपेंस डायरेक्टली लगता है तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, और जो इनडायरेक्टली इसको कवर करता है, जैसे कि सुपरवाइजर इसको देखता रहता है, मान लीजिए इसको मेंटेनेंस करने के लिए मैंने एएनसी ले रखा है, ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको पैकेजिंग कर रहे हैं, तो ये सारा उसका सपोर्टिंग है, तो सपोर्टिंग को आपको इनडायरेक्ट में रखना है। और जो डायरेक्टली इस पे इन्वॉल्व है, जो इसको टच करके या जिसको जो मतलब डायरेक्टली इस पे मतलब इन्वॉल्व है, उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट के रूप में जानते हैं। यही एक मोटा मोटी हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्टली जो इन्वॉल्व है, देखिए कि इससे डायरेक्टली कौन इन्वॉल्व है वही डायरेक्ट में आएगा, अदरवाइज सारे इनडायरेक्ट में आएंगे। अब हम लोग प्राइम कॉस्ट, दो कॉस्ट मेन होता है, एक होता है प्राइम कॉस्ट, दूसरा होता है ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट को फर्दर कई भागों में बांटा गया है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है अगर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ दिया जाए तो उसे हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में मूल कॉस्ट, मूल लागत कहा जाता है। मतलब सबसे मेन लागत जो हमारा होता है वो प्राइम कॉस्ट होता है। उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर जोड़ देंगे तो उसको हम ओवरहेड के नाम से जानते हैं। ओवरहेड को भी फर्दर कई क्लासिफिकेशन में ओवरहेड में आपका फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, फैक्ट्री में जो ओवरहेड लगते हैं, मतलब फैक्ट्री को और भी बहुत सारे वर्क हैं जिसमें फैक्ट्री का खर्च आता है, तो उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड करते हैं। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन, अगर फैक्ट्री को चलाने के लिए कोई ऑफिस को रन किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का एडमिशन की वजह है, जैसे गार्ड लगाना, ये सब तो हमारा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंतर्गत आएगा। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वस्तु को, इस मार्कर को बेचने में जो खर्च आती है, एडवर्टाइजमेंट में हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में हो गया, और कई तरह का सेल्समैन में हो गया, तो उन सब तरह का खर्चा या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैंपल के रूप में हम किसी को देते हैं कि सर ये मेरा मार्कर है, आप इसको यूज कीजिए, सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो सारा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से ओवरहेड का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग कॉस्ट की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे मानेंगे कि ये कॉस्ट का क्लासिफिकेशन किस तरह से होगा, तो उसका कुछ बेस दिया गया है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ये आप क्लासिफिकेशन का एक बेस दिया है कि किस तरह से आप एक्सपेंस को या किस तरह से आप कॉस्ट को डिवाइड करेंगे, किस तरह से आपको बांटेंगे। पहला कहता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस का क्या नेचर है, उसकी क्या प्राकृतिक है, उसके आधार पे आप उसको बांट सकते हैं। उसकी जैसी प्रकृति होगी, जिस इंडस्ट्री की प्रकृति जिस तरह से सूट करती है, उस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी प्रकृति हमारे लिए कुछ है, दूसरे लिए कुछ का जो दुकान होता है, वहाँ फोटोकॉपी का दुकान, पेपर उसका क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है, प्रिंटिंग उसका मेन प्रिंटिंग मशीनरी उसका मेन प्रोडक्ट होता है। लेकिन वही प्रिंटिंग मशीन मेरे लिए, अगर हम फैक्ट्री, मान लीजिए कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ, मतलब मैं एक
मार्कर बनाने वाला हूँ, तो मेरे यहाँ अगर कोई प्रिंटिंग मशीनरी रखा जाता है तो वो सेकेंडरी आइटम है, उसके लिए वो मेन प्रोडक्ट है। लेकिन मेरे लिए ये सेकेंडरी आइटम हो जाएगा, प्रिंटिंग एंड मशीनरी, जो इस प्रोडक्ट को बनाने में, इसके बिल निकालने में, जितने भी चीज़ लगाने में हम एक प्रिंट मशीनरी रखें तो मेरे लिए इनडायरेक्ट हो गया, लेकिन उसके लिए वो मेन प्रोडक्ट एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट है। अकॉर्डिंग टू रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर से जो रिलेटेड होता है उसके आधार पे भी कॉस्ट का बंटवारा होता है कि किस तरह से कॉस्ट डायरेक्ट होगा, कौन डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, या किस तरह का कॉस्टिंग का अलग नाम दिया जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलावे कई नाम दिए जाते हैं, तो वो रिलेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर के आधार पर दिया जाता है। फंक्शन और एक्टिविटी के आधार पर भी हम कॉस्ट को बांटते हैं कि क्या मेरा फंक्शन है, वो नेचर वाइज डिपेंड करता है कि किस नेचर का आपके यहाँ इंडस्ट्री है, किस नेचर का आपके यहाँ फैक्ट्री है, किस नेचर का आपके यहाँ एक्टिविटी है। वो सारा नेचर आपका उसके अकॉर्डिंग ही कॉस्ट का डिवाइडेशन होता है। फिर हो गया अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के व्यवहार के अनुसार कि कॉस्ट का क्या व्यवहार है, वो वेरिएबल है कि फिक्स है कि सेमी वेरिएबल है, उस तरह से हमारा उसका कॉस्ट का जो नेचर होगा उसके अनुसार से हम उसको डिवाइड भी करते हैं। उसके बाद कहता है रिलेवेंस टू दी डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, अगर वैसा कॉस्ट है जो कि हमारा रिलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग है, कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उसको उस तरह से डिवाइड किया जाता है। मतलब उसका डिवीजन आपका डिसीजन पॉइंट हुआ है, अगर उसके डिवीजन से हमारा मतलब उसको जिस तरह से बांटते हैं, अगर उसको बांटने से हमारा डिसीजन में इम्पैक्ट करता है तो हमारा कहते हैं कि नहीं उसमें इस तरह का उस डिवीजन होगा, इस तरह से उसे बांटा जाएगा। अगर कहता है नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आपका सब इंडस्ट्री का अलग होता है, तो जैसा आपका नेचर ऑफ प्रोडक्शन होगा उसके अनुसार से क्या होगा कि उसका मतलब डिवीजन होगा, उसके अनुसार से उसको क्लासिफाई करेंगे, बांटेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे को एक जैसा ही बांटेंगे, जैसा आपका नेचर सूट करता है, आपका इंडस्ट्री जिस तरह का सूट करता है उस तरह से उसका डिवीजन होता है। लेकिन ओवरऑल उसको इस तरह से ही डिवीजन किया जाता है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही रहता है। लेकिन ये भी एक एडिशनल उसका क्लासिफिकेशन, टोटल कॉस्ट जो हमारा आता है उसका एक कंपोनेंट ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस अगर जुट जाता है तो उसे हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। मतलब ये आपका प्राइम कॉस्ट बन गया, यहाँ तक कि अगर इनको जोड़ देंगे तो अगर इसमें आपने ओवरहेड जोड़ दिया, ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिया तो वो आपका फैक्ट्री कॉस्ट कहलाएगा, मतलब यहाँ तक आपका फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। अगर आपने ऑफिस ओवरहेड जोड़ दिया तो वो ऑफिस कॉस्ट कहलाएगा, मतलब आपका यहाँ तक का ऑफिस कॉस्ट हो गया। अगर आपने उसमें प्लस कर दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अगर ये भी आ गया तो आपका वो टोटल कॉस्ट के अनुसार अंतर्गत आ जाएगा। अगर उसमें आपने प्रॉफिट जोड़ दिया तो वही आपका फिर सेल प्राइस बन के आता है जिसमें आप माल सेल करते हैं। मतलब कहने का मतलब कह सकते हैं कि ओवरहेड को कई भागों में बांटा गया है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मतलब इसका आप स्टेज देखिए, फैक्ट्री अगर ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगा, ऑफिस ओवरहेड जोड़ देंगे तो ऑफिस कॉस्ट बन जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा। मतलब इसके डिवीजन से मतलब कॉस्ट का एक स्टेप बन जाता है, उसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के ये सारे कंपोनेंट है, इस साइड आपका कॉस्ट दिखाया गया और इस साइड आपको कंपोनेंट दिया गया। मतलब कॉस्टिंग के इतने सारे कंपोनेंट हैं, मतलब इतने सारे फेज हैं, तभी आप सेलिंग प्राइस तक पहुंच पाएंगे। अब हम लोग कॉस्टिंग का एक तो हो गया आपका एलिमेंट की तरफ, और दूसरा है एलिमेंट कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन की, और दूसरा है कि कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे करें, मटेरियल कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये दूसरा फेज। के बाद एक दूसरा फेज है मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग। मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग में तीन चीज मैं बताने जा रहा हूँ। एक है कि परचेज साइकिल इसका क्या होता है, दूसरा है कि इसका रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल का किस तरह से आप रिकॉर्डिंग करेंगे, उनकी क्या क्या बुक्स तैयार होगा वो है, और तीसरा है कि मटेरियल अगर इशू करते हैं तो उसको किस बेस पे इशू करेंगे। तो उसका जैसे मान लीजिए मेरे पास मटेरियल आया तो कैसे किस मटेरियल को यूज किया जाए कि उसका कम से कम आपका नुकसान हो, कम से कम बर्बाद हो, आपको एक बड़ा ही बेहतर मतलब तरीका से स्टॉक का मेंटेन हो, उस चीज को मैंने यहाँ आपको परचेज साइकिल। इसमें पहला जो होता है वो इनिशिएट करना, इनिशिएट ऑफ द परचेज को इनिशिएट करना है। जब हमारा एक लेबल होता है
उस लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल, ये कई तरह का लेवल होता है जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि यहाँ पे मेरा इस लेवल पे आ गया, अब हमको परचेज रिक्विजिशन के लिए फाइल करना चाहिए, मतलब परचेज को इनिशिएट करना चाहिए। तो फर्स्ट आपका परचेज इनिशिएशन आ गया, दूसरा परचेज का रिक्विजिशन आएगा, सेकेंड स्टेप आपका परचेज रिक्विजिशन में जाएगा। परचेज रिक्विजिशन आपने तैयार कर दिया, जो कि स्टॉक कीपर परचेज रिक्विजिशन तैयार करके देते हैं, तो उसके बाद वो सिलेक्शन, उसके बाद कोटेशन मंगवाया जाता है। कई सप्लायर से कोटेशन मंगवाने के बाद उस कोटेशन का आकलन किया जाता है कि क्या कौन सा सप्लायर मुझे अच्छा प्रोडक्ट देगा और कम रेट में देगा और कम समय में पहुंचाएगा। सब चीज को देखते हुए हम उनको सेलेक्ट करते हैं, मतलब सप्लायर का सिलेक्शन होता है। कोटेशन आने के बाद उनकी टर्म कंडीशन को देखने के बाद हम सिलेक्शन सप्लायर का करते हैं। सप्लायर का सिलेक्शन करने के बाद हम उनको परचेज ऑर्डर रिप्लेस करते हैं। जब परचेज ऑर्डर को रिप्लेस करेंगे, उसके बाद परचेज ऑर्डर रिप्लेस करने के बाद उनका एक्सेप्टेंस आता है, उसके बाद वो हमें मटेरियल भेजेंगे। जब हमारा वो मटेरियल भेजेंगे तो हम उस मटेरियल को रिसीव करेंगे, मतलब ये मेरा 5वां स्टेज हो गया। मटेरियल को जैसे रिसीव करेंगे उसके बाद उसको इंस्पेक्शन करेंगे, उसको चेक करेंगे कि जो मटेरियल मैंने मंगाया है क्या मेरे अकॉर्डिंग है, किसी दूसरा सामान तो नहीं भेज दिया उन्होंने, तो उसका इंस्पेक्शन करना, मतलब ये आपका छठा आपका स्टेप हो गया। जब आप इंस्पेक्शन कर लेंगे तो इंस्पेक्शन करने के बाद आप उसका बिल का पेमेंट का भुगतान कर देंगे, मतलब बिल को आप पे कर देंगे। तो ये हमारा 7वां स्टेप हो गया। मतलब परचेज साइकिल इन चक्र में घूमते रहता है। जैसे फिर यहाँ मटेरियल हमारा अवेलेबल हो गया, फिर घटेगा, फिर परचेज का इनिशिएशन होगा, फिर उसका रिक्विजिशन जाएगा, फिर हम सिलेक्शन करेंगे सप्लायर का, फिर हमारा परचेज ऑर्डर होगा, परचेज ऑर्डर के बाद हम उसे रिसीव करेंगे, इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन करने के बाद हम उसका बिल का पेमेंट कर देंगे। ये साइकिल चलते रहता है। कोई भी वस्तु आप खरीदेंगे तो ये साइकिल आपका निरंतर चलता रहता है। उसके बाद होता है बुक्स ऑफ अकाउंट। जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट हम तैयार करते हैं, बुक्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल के लिए कौन कौन से बुक्स को रखा जाता है, तो पहला कहता है इनवर्ड बुक्स रखा जाता है, मटेरियल इनवर्ड बुक्स, जो कि मटेरियल हमारे फैक्ट्री में घुसता है तो उसको हम इनवर्ड मटेरियल बुक्स बोलते हैं, जो इनवर्ड बुक कहलाता है। दूसरा कहते हैं आउटवर्ड, जो मटेरियल मेरे फैक्ट्री से बन करके मैन्युफैक्चर होकर के बाहर जाता है या उसे सेल करते हैं, तो उसे आउटवर्ड मटेरियल, आउटवर्ड बुक कहते हैं। रिटर्न, अगर मेरे पास मैंने मटेरियल मैंने बेचा और बेचने के बाद कुछ मटेरियल हमारे पास रिटर्न आ गया, या फिर मैंने कुछ परचेज किया, परचेज करने के बाद हो सकता है जो इनवर्ड हुआ था उसको कुछ डैमेज दिख रहा है तो रिटर्न करता है, उससे रिटर्न बुक कहा जाता है। उसके बाद मटेरियल ट्रांसफर, मान लीजिए कि मेरे पास एक गोडाउन में या एक यूनिट में इतना मटेरियल, हम उसको दूसरे गोडाउन में शिफ्ट करते हैं तो उसे हम मटेरियल ट्रांसफर बुक कहा जाता है। उसके बाद आता है स्टोर लेजर बुक। स्टोर लेजर बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टोर लेजर बुक में आपको स्टोर में कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने स्टॉक में कितने आइटम हैं और कितने पीसेस हैं, सारे का डिटेल मेंशन होता है, उसे जिसे स्टॉक लेजर बुक्स कहा जाता है। इसमें कई तरह का बुक्स तैयार किए जाते हैं, बिल कार्ड लगा हुआ रहता है, लिफो रजिस्टर होता है, फिफो मेथड से, कई तरह का मेथड्स यूज करके हम उसको स्टॉक लेजर को तैयार करते हैं। अब हम लोग स्टॉक लेजर का ही कुछ पार्ट्स हम लोग नीचे देखने जा रहे हैं। स्टॉक लेजर को हम उसके कुछ मेथड्स हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू, मटेरियल इशू करने का क्या तौर तरीका है, मटेरियल कैसे हम इशू करेंगे, मेरे पास स्टॉक बहुत सारा है तो उसको कैसे इशू करेंगे, उसके बारे में मतलब उसके 4 भागों में बांटा गया कि मटेरियल कॉस्ट प्राइस मेथड। अगर कॉस्ट प्राइस मेथड, अगर वस्तु का कॉस्ट का प्राइस के मेथड के अनुसार से बांटना जाए तो उसके अनुसार से इसको 5 भागों में बांटा गया है। फिफो, लिफो, हिफो, बेसिक स्टॉक प्राइस और स्पेसिफिक प्राइस। फिफो क्या होता है, फिफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका प्राइस पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि कौन सा वस्तु पहले आया, कौन सा वस्तु जो पहले आया वही पहले जाएगा, उसे हम फिफो कहते हैं। उसके बाद लिफो मेथड, लिफो मतलब जो लास्ट में आया वही फर्स्ट में जाएगा, मतलब लास्ट जो आता है जैसे मेरे पास मान लीजिए कि 5 तारीख का माल आया हुआ है, 5 तारीख का जो सामान आया हुआ है और वही सामान हमारा फिर 10 तारीख को भी आया हुआ है,
तो हम जो 11 तारीख को इशू करेंगे वो 10 तारीख वाला माल को इशू करेंगे, मतलब जो लास्ट में मेरे पास आया उसी माल को हम अगर इशू करते हैं उसे लिफो बोलते हैं। फीफो में क्या होगा, 5 तारीख का जो माल आया वही हम 11 तारीख को इशू करेंगे, मतलब जो फर्स्ट में आया वही फर्स्ट में इशू हो जाएगा, उसे हम फीफो कहते हैं। फीफो कहते हैं कि जो हाई प्राइस में जो आता है उस वस्तु को पहले भेजो, तो वो हिपो मेथड हो गया कि 5 में आया, 6 में आया, 7 में आया, 10 में आया, उसको 11 अगर इशू करना है तो इन तीनों में, चारों में जो हाई प्राइस का प्रोडक्ट होगा, रॉ मटेरियल होगा, उसको पहले भेजेंगे, तो उसको हम कहते हैं हिपो मेथड। कहता है बेस स्टॉक प्राइस। बेस स्टॉक प्राइस मतलब हम लोग एक बेस बना देते हैं स्टॉक में कि ये हमारा स्टॉक का प्राइस होगा, उस पे प्राइस का मतलब उस पे स्टॉक को निकालना। उसके बाद होता है स्पेसिफिक प्राइस। किसी स्पेसिफिक प्राइस के लिए कोई आता है तो उसका अगर हम लोग आना जाना करते हैं तो मतलब निकालना और मतलब उसको इशू करते हैं तो उसे स्पेसिफिक प्राइस कहते हैं। एवरेज प्राइस मेथड मतलब एक में कहता है कि जो भी मटेरियल आएगा उसको एक एवरेज कर दिया जाएगा, उस एवरेज से ही वस्तु को निकाला जाएगा, उसमें कोई हिपो लिपो सब नहीं चलेगा। तो उसमें बोलता है सिंपल एवरेज मेथड का लगा करके हम वस्तु को इशू करते हैं, या दूसरा बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड को लगा करके इशू करते हैं। मतलब दो एवरेज अगर निकालना तो दो तरीका से, या सिंपल निकालिए या फिर वेटेड एवरेज मेथड से ही आप इशू कर सकते हैं वस्तु को। चाहे आप जो भी मेथड में मेंटेन कीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपके फैक्ट्री या आपके यूनिट का नेचर पर डिपेंड करता है। कहता है स्टॉक प्राइस मेथड। स्टॉक प्राइस मेथड में दो मेथड है। स्टॉक प्राइस में एक रिप्लेसमेंट मेथड है और एक रियलाइजेबल मेथड है। रियलाइजेबल मेथड और रिप्लेसमेंट मतलब हम वस्तु को अगर रिप्लेस करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा उसके आधार पर उसको हम लोग मतलब इशू करते हैं। और एक होता है रियलाइजेबल कि अगर हम इसको सेल आउट कर देंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा उसके आधार पे उसको मतलब इशू किया जाता है। मतलब उसको मार्केट प्राइस के मैच करके हमको उसको मतलब इशू करना होता है कि मार्केट में इसका क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको इशू करना। फिर बोलता है नोशनल प्राइस। नोशनल प्राइस में दो प्राइस है, पहला है स्टैंडर्ड, दूसरा है इन्फ्लेटेड। स्टैंडर्ड प्राइस मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया जाता है कि वस्तु किसी भी रेट में आए उसी स्टैंडर्ड में वो जाएगा। स्टैंडर्ड एक मेंटेन कर दिया जाता है। इन्फ्लेटेड मतलब अगर किस तरह का प्राइस हाइक ऊपर होता है नीचे होता है तो उसके अनुसार से जाना। मतलब इस तरह करके हम मटेरियल को स्टोर करके मटेरियल को इशू करते हैं, मतलब मटेरियल का एक बहुत ही अच्छा तरीके से रखने का कोशिश करते हैं। उसके बाद होता है स्टोर लेजर। जो हमारा ये स्टोर लेजर है उसको किस तरह से बनाते हैं, चाहे लिफो, फीफो, एवरेज हो या रिप्लेसमेंट, इन सभी का एक मेथड, एक फॉर्मेट स्टैंडर्ड, उस फॉर्मेट का हम लोग यहाँ थोड़ा सा दिखाने की कोशिश किए हैं कि एक स्टोर लेजर बनाने का उसका एक मेथड नीचे लिखा जाता है। लिखाने के बाद एक डेट कॉलम होता है, एक रिसिप्ट कॉलम होता है, उसके बाद एक इशू कॉलम होता है, एक बैलेंस कॉलम होता है। इन तीनों में 3-3 कॉलम होते हैं, एक क्वांटिटी का कॉलम होता है, दूसरा रेट का, तीसरा अमाउंट का। उसी तरह आपका इशू में 3 कॉलम होता है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का। बैलेंस में भी 3 होता है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का। जिस डेट का कोई सामान आया तो रिसिप्ट में चला जाएगा, और वही सामान अगर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए चला गया तो उसे इशू करके दिखा करके उसे वहां से घटा दिया जाता है, तो वही चीज फिर बाद में बैलेंस बन करके आता है। तो आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के सेकेंड क्लास में कॉस्ट के एलिमेंट, कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन और साथ ही मटेरियल कॉस्ट का कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझने की कोशिश किए हैं। मैं अपना पूरा बेस्ट एफर्ट लगाया हूं। आप आशा करता हूं कि आपको भी बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। एक नए क्लास के साथ फिर मैं आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।